बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारी सीरीज़ होने वाली है क्योंकि ये हमारे इस सेमेस्टर में भी काम आएगी और उसके बाद हमारे नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इसका आज चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि इस वाली वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करवा सकूँ। वीडियो जो है वो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों को पछतावा नहीं होगा कि हमने क्यों देखी। तो गौर से जो है वो सारी वीडियो को देखिएगा, जो कि है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च। किसी भी रिसर्चर के लिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं रिसर्च के, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी-छोटी बातें होती हैं जो कि किसी भी नए रिसर्चर को, किसी भी बिगिनर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वही छोटी-छोटी बातें जो हैं उन्हीं को अगर हम नहीं जानेंगे तो बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स करेंगे रिसर्च में। और चूँकि नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में हम लोगों को रिसर्च वर्क भी दिया जाएगा, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को ये जो कोर्स है वो बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि रिसर्च असल में होता क्या है। जब हम लोग अपने इर्द-गिर्द कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ग्लोबली भी और अपनी कंट्री में रहते हुए भी और इंटरनेशनली भी, जब हम लोग देखते हैं कि एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुआ है, उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया ने उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला, ठीक है? यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको कि सॉल्व किया जाता है और उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये किसके ज़रिए होता है? ये कैसे प्रॉब्लम को किस तरह से किसी ने सॉल्व किया? ये किस तरह से होता है? ये थ्रू रिसर्च होता है, ठीक है? ये थ्रू रिसर्च होता है। और रिसर्च असल में है क्या? अब हम लोगों के ज़हन में ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना कि रिसर्च असल में है क्या? तो रिसर्च को हम लोग जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं इसको, इस वर्ड रिसर्च को। सबसे पहले हमारे पास एक इसका प्रीफेज़ है। प्रीफेज़ क्या है? री। री का क्या मतलब होता है कि अगेन एंड अगेन, बार-बार किसी चीज़ को करना, अगेन एंड अगेन, ठीक है? इसको बार-बार करना। उसके बाद सर्च का क्या मतलब है? क्योंकि जो दूसरा वर्ड है तो वो तो सर्च है ना, तो सर्च का क्या मतलब है? सर्च का मतलब ये है फाइंडिंग समथिंग थॉरली, कि बहुत डीपली किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना, किसी चीज़ के बारे में जानना बहुत डीपली। तो रिसर्च का जो है वो क्या मतलब हुआ? रिसर्च जो है वो एक लॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक लॉजिकल प्रोसेस है, जो कि किसमें यूज़ होता है कि यूजेज़ साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हुए किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, इसको हम लोग कहते हैं रिसर्च, ठीक है? लॉजिकली एक ऐसा लॉजिकल प्रोसेस है रिसर्च जिसमें कि हम लोग साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं और कोई भी सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है? तो ये हो गया रिसर्च के बारे में कि रिसर्च असल में है क्या? अब इन सब प्रॉब्लम्स में क्या होता है, किस तरह से ये सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से निकाला जाता है, कि इसमें हम लोग जो डाटा यूज़ करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, या तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड होगी, ठीक है? कोई एग्जिस्टेड इन्फॉर्मेशन, और या फिर हम लोग कोई फैक्चुअल डाटा को हम लोग खुद से सर्च करेंगे। ऐसा डाटा जो कि फैक्ट पे बेस करेगा। अब ये जो रिसर्च है, वो बहुत ज़्यादा फ़ील्ड्स में की जाती है, मैनी फ़ील्ड्स आ जाती हैं इसमें। इसमें हमारे पास एकेडमिक फ़ील्ड आ जाती है, इसके अलावा साइकोलॉजी आ जाती है, और भी बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो रिसर्च की फ़ील्ड्स हैं कि हर फ़ील्ड में तकरीबन हम लोगों को रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? सबसे पहले रिसर्चेज़ होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और उसको बाद ही लॉन्च किया जाता है किसी भी चीज़ को, ठीक है? और या फिर अगर कोई ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ है तो लॉन्च हो चुकी है, लेकिन बाद में उसमें कोई ना कोई फ़ॉल्ट जो है वो पैदा हो गया, कोई प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो गया, तो उसके लिए भी दोबारा से रिसर्च की जाती है कि असल में ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, कैसे आई और इसको सॉर्ट आउट है वो इसको कैसे करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है और रिसर्च मेथड जो है वो क्या होती है। तीनों जो हैं ये सेपरेट-सेपरेट चीज़ें हैं। इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं आपको समझाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च जो है ये एक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्ट अप्रोच होती है, ठीक है? सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसको हम लोग बोलेंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग फैक्ट बेस्ड आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करते हैं? फैक्ट बेस्ड आंसर को, ठीक है? कोई ऐसे क्वेश्चंस, हमारे सामने कोई क्वेश्चंस होते हैं और उनमें हम लोगों को फैक्ट बेस्ड आंसर चाहिए होते हैं। ये नहीं कि हवाई बातें हो जाएँगी, नहीं, इसमें हम लोगों को फैक्ट बेस्ड आंसर चाहिए होंगे। रिसर्च जो है वो हम इसको कहेंगे, और फिर उसके बाद उन्हीं की बेस पे हम लोग क्या करेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, ये हो गया रिसर्च। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है। अब ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, वो क्या होती है? ये एक प्रोसीजरल अप्रोच होती है, ठीक है? प्रोसीजरल अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच जिसमें हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का जो है, किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है? सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यानी स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले प्रॉब्लम को ढूँढना है और एंड कहाँ पे होगी कि इसका सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों को मिलेगा, और एट द एंड उसका रिजल्ट जो है वो भी हम लोगों को अनाउंस करना है, ठीक है? ये हो गई रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसके बाद हम लोग आते हैं रिसर्च मेथड्स पे। अब रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं? रिसर्च मेथड्स जो हैं ये एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, एक टेक्नीक्स होती हैं, जो कि हम लोग रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? रिसर्च में इस्तेमाल होती हैं ये।
ऐसे टूल्स या फिर ऐसे डिज़ाइन जिस पे कि पूरा का पूरा रिसर्च वर्क हम लोगों का बेस करेगा। यानी कि रिसर्च वर्क में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लोग रिसर्च मेथड बोलेंगे। इसमें सब कुछ आ जाएगा, इसमें कौन-सा मेथड यूज़ होगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग मेथड्स के बारे में भी डिटेल से स्टडी करेंगे कि रिसर्च कितने किस्म की होती है, किस टाइप की रिसर्च होती है, क्या-क्या मेथड जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च में। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग को रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम लोग ने देख लिया कि प्रॉब्लम है, ठीक है? उसके बाद प्रॉब्लम देखने के बाद हम लोगों ने मेथड कौन-सा यूज़ करना है उसमें, कौन से हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग रिसर्च वर्क को कंटिन्यू रख सकें। उसके बाद हम लोगों ने कौन-सा डिज़ाइन जो है वो हम लोगों ने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिसर्च मेथड्स, स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स को हम लोग रिसर्च मेथड्स कहते हैं। कि ऐसा कौन-सा स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी या फिर टेक्निक जो है वो हम लोग कैरी आउट करेंगे अपनी पूरी रिसर्च में। कौन से ऐसे टूल्स और कौन से डिज़ाइन्स को हम लोग जो है वो कैरी आउट करेंगे अपनी रिसर्च में। तो रिसर्च मेथड्स इनको कहते हैं। होप्स सो कि ये जो तीनों है वो आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। ओके, सो देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नेचर ऑफ रिसर्च। नेचर ऑफ रिसर्च क्या है हमारे पास? सबसे पहले रिसर्च को समझना, किसी भी रिसर्च करने से पहले हम लोग को रिसर्च को बहुत डीपली स्टडी करना पड़ेगा कि असल में ये रिसर्च होता क्या है, हम लोग करते क्यों हैं? क्यों करते हैं हम लोग रिसर्च? तो इसी के बारे में सबसे पहले हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले रिसर्च को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि असल में ये है क्या? ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग ने पीछे जो है वो पढ़ लिया कि ये क्या है कि रिसर्च जो है ये एक सिस्टमैटिक और एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स लेते हैं। क्वेश्चंस के आंसर्स, और कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स, और आंसर्स कौन से, फैक्ट बेस्ड आंसर। इस ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको लाज़मी याद रखना है कि फैक्ट बेस्ड आंसर्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्यों? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है? फैक्ट बेस्ड आंसर को सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया, उसके बाद हम लोगों ने उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसर्च बोलेंगे। ठीक हो गया? इसमें अब हम लोग क्या-क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं? मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसमें एक कंट्रोल्ड सेटिंग होनी ज़रूरी है। ठीक है? कंट्रोल्ड सेटिंग। और इसके लिए हम लोगों को नॉलेज भी चाहिए कि हम लोगों ने असल में अब करना क्या है, ठीक है? क्योंकि नॉलेज के बगैर तो हम लोग नहीं कर सकते ना कुछ भी, तो नॉलेज भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिसर्च जो है ये साइंटिफिक हो सकती है, ये एकेडमिक हो सकती है, एजुकेशनल हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल हो सकती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव हो सकती है, ठीक है? ये हो गई रिसर्चेज़ की टाइप्स हो गई, आप ये कह सकते हैं कि ये रिसर्च की टाइप्स हो गई। उसके अलावा ये जो है ये इसमें हम लोग साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं। साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को क्यों यूज़ करते हैं, वो देख लेते हैं। साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकें, ठीक है? स्टैटिस्टिकली मेथड्स को इस्तेमाल करके हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एंड देन हम लोग उसको एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब ये जो रिसर्च प्रोसेस होता है ना, ये टिपिकली कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि टिपिकली स्टार्ट होता है कि हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, कि असल में प्रॉब्लम है क्या अभी? क्यों कर रहे हैं हम लोग ये? और क्यों ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम को जो है वो फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, ठीक हो गया? प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गई, उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन, क्वेश्चन भी खुद बनाना है। ये लाज़मी याद रखें कि कोई भी रिसर्च आपने करनी है ना, आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप लोग ने नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में जाना है ना, तो तब भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आपने इस पे रिसर्च करनी है। नो, नेवर, कभी नहीं मिलेगा रिसर्च के लिए क्वेश्चन। और इस गलतफ़हमी में बिल्कुल नहीं रहना कि आप लोगों को थीसिस के लिए या फिर रिसर्च के लिए आपको कोई ना कोई क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों ने खुद देखना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है हम लोगों को। क्योंकि आप लोग बीएससी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग ऑफ कोर्स या तो लैंग्वेज में रिसर्च करोगे या फिर आप लोग लिटरेचर में रिसर्च करोगे। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इंटरेस्ट सबसे पहले अपना फाइंड आउट करें। लैंग्वेज में इंटरेस्ट है या लिटरेचर में इंटरेस्ट है। दोनों में जब हम आपको पता चल जाए कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो किसमें है, उसके बाद जो है कुछ उनके रिसर्च पेपर्स देखें, ठीक है? उसके बाद आप देखें कि हम लोगों ने रिसर्च किस चीज़ पे करनी है। सबसे पहले आपने खुद कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूँढनी है, ठीक है? प्रॉब्लम ढूँढेंगे, उसके बाद उसका रिसर्च का क्वेश्चन एक तैयार करेंगे, ठीक हो गया? और ये बड़ी फ़नी बात है बाय द वे। सो रिसर्च का जो क्वेश्चन है वो भी हम लोगों ने खुद रेडी करना है, ओके? उसके बाद क्या करना है कि डिस्क्राइबिंग द स्टडीज़ ऑब्जेक्टिव। अब हम लोगों ने जो भी स्टडी करना है ना, उसके ऑब्जेक्टिव देखने हैं कि हम लोगों ने अब देखना क्या है इसमें, करेंगे क्या अब आगे? आगे भी तो कुछ करना है ना, सिर्फ़ क्वेश्चन का आंसर ही तो नहीं, मतलब सिर्फ़ क्वेश्चन ही तो नहीं ना सामने रख के बैठ जाना, उसके बाद ये भी देखना है कि करना क्या है, किस बारे में स्टडी करनी है हम लोगों ने। ठीक है? उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद क्या है भई। उसके बाद इसमें जो है वो इन्वॉल्व क्या होगा कि इसमें कौन-कौन से मेथड होंगे यूज़, इसमें थियोरेटिकली और प्रैक्टिकल डाटा जो है वो इन्वॉल्व होगा। डाटे को कलेक्ट भी खुद करना है, ठीक है? डाटा को कलेक्ट करेंगे किस तरह से, थ्योरेटिकल डाटा भी और प्रैक्टिकल डाटा भी। थ्योरेटिकल डाटा ऐसा डाटा जो कि ऑलरेडी कहीं न कहीं पे मौजूद होगा हम लोगों पे, थ्योरीज़ की बेस में, गूगल में हम लोगों को मिल जाएगा। प्रैक्टिकल डाटा ऐसा बोलेंगे जो कि हम लोग खुद करेंगे, ठीक है? हमारा अपना जो वर्क होगा, हम अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ इस्तेमाल करेंगे या फिर हम लोग सर्वेज़ वगैरह करेंगे या फिर कुछ भी, वो होगा हम लोगों का प्रैक्टिकल डाटा। और उसके बाद हम लोग उसको एनालाइज़ करेंगे एंड देन हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? कि हम लोगों ने जो-जो कुछ भी देखा उन सबको फिर ऑफ कोर्स पहले ऑर्गेनाइज़ करेंगे एंड देन हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो हमारे पास से क्वेश्चन बना था, उसका हम लोगों के पास सॉल्यूशन क्या आया है, हम लोगों की इस बारे में क्या राय है, ओके? तो ये थी बेसिक जो थी चीज़ें आ गई इसमें। उसके बाद मज़ीद बात करते हैं आगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कंक्लूजन निकाल लिया उसका, ठीक है? किस कोई ना कोई हम लोगों को कंक्लूजन मिल गया। अब ये जो फाइंडिंग्स होती हैं ना, जो भी हम लोगों ने निकाली होती हैं, या तो फिर ये किसी भी रिसर्च का सॉल्यूशन होगा, किसी भी प्रॉब्लम का जो है, ये सॉल्यूशन होगा, या फिर ये ऑलरेडी जो एक्जिस्टेड जनरल प्रिंसिपल्स या थ्योरीज़ हैं, उनमें ये डेवलपमेंट आएगी, ठीक है? यानी कि ये डेवलपमेंट होगी या फिर ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा और या फिर ये डेवलपमेंट होगी कि प्रिंसिपल्स में जो ऑलरेडी एक्जिस्टेड हैं या फिर थ्योरीज़ में, ठीक है? होप सो कि आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्लेसन।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है कि रिसर्च जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन के बारे में एक क्वेश्चन डेवलप करते हैं, उसके बाद जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, यानी कि उसका आंसर ढूँढते हैं कि इसका आंसर क्या है। अ गुड रिसर्च स्टडी शुड हैव अ क्लियर पर्पस। ठीक, उसका एक क्लियर पर्पस होना चाहिए कि हम लोग रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है कि इसका क्लियर पर्पस होना चाहिए। उसके बाद मेजरेबल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हम लोग मेजर कर सकें, ठीक हो गया? मेजरेबल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद वेल डिफाइंड रिसर्च डिजाइन होना चाहिए। रिसर्च डिजाइन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी रिसर्च में। रिसर्च डिजाइन्स, टूल्स, रिलायबल और वैलिड डाटा। डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनी रिसर्च, ठीक है? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटा। डाटा के बगैर आप लोग रिसर्च नहीं कर सकते। वैलिड डाटा होना चाहिए। उसके बाद अप्रोप्राइट एनालिसिस करना है और फाइंडिंग्स करनी है इसकी, ठीक है? ये सब कुछ ये पुरानी बातें हैं बाय द वे, जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन ये सब कुछ एक मेन चीज़ें हैं, आपको एक ही डेफिनेशन में सब कुछ मिल गया, ठीक है? उसके बाद रिसर्च जो है ये एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जो कि फॉलो करता है एक ऐसा एक सेट ऑफ रूल्स होता है इसके लिए भी, एक सीक्वेंस होता है, किसी भी रिसर्च के लिए ना एक सीक्वेंस और एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको हम लोगों को फॉलो करना है। फॉलो करके करेंगे उसके बाद ही हम लोगों का रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग उसको ईज़िली और सक्सेसफुली उसको ठीक से कर सकेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इन्वॉल्व्स इंटेंस थिंकिंग, इसमें हम लोगों को सोचना भी पड़ेगा। ये नहीं है कि यार गूगल से डाटा उठा लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके फाइन हमारा रिसर्च हो गया। ऐसे नहीं होता, रिसर्च इसको नहीं कहते हैं। इसके लिए हम लोगों को अपनी भी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम लोगों को खुद भी सोचना पड़ेगा, ठीक है? और अवॉइड्स करना पड़ता है गेस वर्क्स को कि अच्छा यार मेरा ख़्याल है इसमें ये होगा। ना, ऐसा नहीं होता रिसर्च में, बिल्कुल नहीं होगा। और गेस वगैरह कुछ नहीं होता, गेस वर्क नहीं करने हैं। ठीक है, आप लोग अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। एक-दूसरे के साथ आप लोग लाइक होता है ना कि शेयर करना और एक-दूसरे के साथ कहना कि हाँ यार, हो सकता है ये भी हो। बट उसके लिए भी आपको रिसर्च चाहिए कि हाँ, मेरी ये बात जो है वो कितने परसेंट ठीक है। ये नहीं है कि गेस वर्क जो आपने किया है, गेसेज़ ही पकड़ के आप अपने रिसर्च वर्क में डाल देंगे कि ये मेरा गेस है और ये बस मेरा यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है? अपने पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो भी ऐड करने हैं, लेकिन ये नहीं करने कि आपका जो पर्सपेक्टिव आपने पकड़ के बस उसी को डाल दिया और आपने कह दिया ये लो ये मेरा रिसर्च वर्क है। और अगर गेस वर्क करना है, जैसे कि मैंने बताया कि ये रिलाय करेगा एविडेंस पे फ्रॉम द डाटा एनालिसिस, जो भी आपके पास डाटा है ना, उसके पास आपने एक एविडेंस भी प्रोवाइड करना है कि मैंने ये बात क्यों कही है अपने रिसर्च वर्क में और ये कितने परसेंट ठीक है, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिसर्च जो स्टडी है, ये जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है, ये हो सकती है हिस्टोरिकल, हो सकती है डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और केस स्टडीज़ भी हो सकती है। और इसका जो है वो एम क्या होता है कि डेवलप जनरलाइज़ेशन और थ्योरीज़ अबाउट द पॉपुलेशन और फिनोमेना। ओके? तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं पैराडिम्स को। पैराडिम्स जो है ये फिलॉसफीज़ को भी कहा जाता है। रिसर्च की जो फिलॉसफीज़ होती हैं उनको हम लोग पैराडिम्स कहते हैं। अब पैराडिम्स जो है वो क्या है कि उसकी हम लोग डेफिनिशन देख लेते हैं कि ये एक फ्रेमवर्क की तरह होता है, ठीक है? जो कि हम लोगों को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में या फिर डेवलप करने में डिफरेंट रिसर्च थ्योरीज़ को। यानी कि रिसर्च थ्योरीज़ में भी अगर डेवलपमेंट लानी है ना, तो उसके लिए भी हम लोगों को फिलॉसफीज़ को देखना पड़ेगा कि इसके बारे में क्या-क्या फिलॉसफीज़ जो हैं वो दी गई हैं। तो वेरियस कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड किया गया है। इनकी कुछ ग्रुप्ड हैं इनके। डिफरेंट इनको ग्रुप में जो है वो सेपरेटली ऐड किया हुआ है। जो कि व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 2 मेन एक्सिस। ये जो आप लोगों को इस टाइम ये डायग्राम नज़र आ रही है ना, इसको आप गौर से देख लें, इसको मैं आगे जाके ना वो डिटेल से बताऊँगी। लेकिन यहाँ अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बेशक आप लोग ले लें ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो जाए, या बेशक अगर आप लोगों ने हाथ में कॉपी पेंसिल रखी हुई है, तो आप इसको बना लें, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करें, इसको बना लें, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब ये जो डिफरेंट एक्सिस है ना, ये डिफरेंट वेज़ हैं थिंकिंग के, कि कौन जो है वो दुनिया के बारे में कैसे सोचता है और ये किस तरह से इसको स्टडी किया जाता है, ठीक है? ये एक्सिस हैं। एक्सेस फॉर रिसर्च पैराडिम्स, और इन्हीं पे रिसर्च पैराडिम्स जो है इन्हीं पे रिलाई करते हैं, इन 2 एक्सेस पे। नेक्स्ट जाके इनकी हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। अब ये जो 2 एक्सेस हैं हम लोगों ने पीछे देखे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनका दुनिया के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और ये हाउ दे अप्रोच रिसर्च। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक एक्सिस था, यानी कि लेफ्ट टू राइट, ये वाला जो था हमारे पास, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ये वाला जो हमारे पास एरो था, ये हम लोग को क्या शो करवाता है कि रिसर्च पर्सपेक्टिव मूविंग फ्रॉम सब्जेक्टिव, एक तरफ हमारे पास जो था ये लेफ्ट वाली साइड पे सब्जेक्टिव था और राइट वाली साइड पे क्या था? ऑब्जेक्टिव था, ठीक है? ये इस तरह का एरो था और एक साइड पे सब्जेक्टिव लिखा हुआ था, एक साइड पे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ था। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सब्जेक्टिव जो है वो हमारे किसी भी रिसर्चर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसके बिलीव्स होते हैं। यानी कि ये जितना भी डाटा होगा ना, ये हम अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और बिलीव जो हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल का इस पे बेस करेगा, ठीक है? यानी कि किसी भी इंसान की अपनी पर्सनल असम्पशन्स को आप लोग कह सकते हैं। उसकी जो अपनी असम्पशन्स है ना कि हाँ, आई गेस ये हो सकता है, ठीक है? लाइक ये आएगा सब्जेक्टिव में। अब जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये बेस करता है किसी भी फैक्ट पे, ये डाटा माँगती है चीज़, एविडेंस माँगती है। किसी भी एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू ही हम लोग बात करें, फैक्ट हो, उसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? और ये जो है, ये एक्सिस इस पे बेस करता है, ये वाला जो है ना हमारे पास एरो, ये इस पे बेस करता है। अब ये जो एक्सिस है, ये किसको रिसर्च कर रहा है कि किसी भी रिसर्चर की जर्नी को अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से एम्पिरिकल की तरफ जाना, यानी कि एविडेंस बेस्ड अप्रोच की तरफ उसने जाना है। पहले उसने क्या सोचा कि हाँ, मेरा ख्याल है, आई गेस कि ये हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कहाँ तक कि ये एविडेंस है, ये फैक्ट की बात कर रहा है अब।
ठीक है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है ना, ये वाला एक्सिस ये कहता है किसी भी रिसर्चर का ये सफ़र है, ओके? उसके बाद वर्टिकल एक्सिस था हमारे पास। वर्टिकल एक्सिस किसको कहते हैं? ये वाला जो एक्सिस था ना, एरो था ये वाला, इसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। ये मैंने बॉटम से टॉप बनाया है, ठीक है? यानी कि टॉप से बॉटम में नहीं मैं आई, मैंने बॉटम से टॉप बनाया। ओके, अब इस ये किस तरह से है? ये रिसर्चर के आइडियाज़ को शो करवाता है कि उसका दुनिया के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है उसका अपना, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दुनिया को क्या सोचता है, कि हम लोग दुनिया को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। मूविंग फ्रॉम रेगुलेशंस जो हैं, यहाँ पे बॉटम में हमारे पास रेगुलेशन था। रेगुलेशन किसको कहते हैं? मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो, ठीक है? कि स्टेटस क्वो को मेंटेन करना। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र। ऊपर क्या था? रेडिकल चेंज, आरसी, रेडिकल चेंज, ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड फॉर बेटर। सबसे पहले क्या है नीचे कि स्टेटस क्वो के अपने स्टेटस क्वो को बस मेंटेन करके रखना है, ठीक है? सिर्फ अपने बारे में सोचना है। ऊपर क्या जाना है? रेडिकल चेंज पूरी दुनिया को बदलना है। सिर्फ खुद को नहीं बदलना है, पूरी दुनिया को बदलना है, पूरी दुनिया को स्टेबल करना है। तो ये हो गई, ये हमारे पास जो थे वो एक्सिस का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब ये जो एक्सिस है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिसर्चर के डिजायर्स को, कि वो एक पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड्स को क्रिएट करना चाह रहा है, वो एक पॉजिटिव चेंज लाना चाह रहा है वर्ल्ड में, ठीक है? स्पेसिफिकली इन टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, ठीक है? इसमें वो पॉजिटिव चेंज लाना चाह रहे हैं। अब इन दोनों एक्सिस को अगर हम लोग कंबाइन करें तो रिसर्चर्स जो है ना, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट रिसर्च पैराडिम्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। अब ये क्या है कि ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ठीक है? जो कि शेप करते हैं कि हाउ वी कंडक्ट एंड इंटरप्रेट रिसर्च, किस तरह से रिसर्च को कंडक्ट किया जाए और किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए रिसर्च को। ये जो पैराडिम्स हैं, ये हम लोगों को इसके लिए हेल्प करते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉरेल एंड मॉर्गन, इनके नज़दीक पैराडिम क्या है? क्या पैराडिम इज़ अ सेट ऑफ असम्पशंस दैट डिफाइन हाउ वी सी द वर्ल्ड एंड कंडक्ट रिसर्च। हम लोग दुनिया को किस तरह से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं और किस तरह से हम लोगों ने रिसर्च को कंडक्ट करना है। इट्स लाइक वेयरिंग डिफरेंट ग्लासेस, इसमें हम लोगों को डिफरेंट ग्लासेस जो है वो वेयर करनी पड़ती हैं, यानी कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखना पड़ता है, ठीक है? वो क्यों देखना पड़ता है? ये हम लोगों को हेल्प करती है कि हम लोग फोकस करें ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। रियलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की तरफ जब हम लोग देखेंगे तो तभी तो रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च हम लोग कंडक्ट कर सकेंगे और दुनिया को भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे और एक चेंज ला सकेंगे, जो कि रिसर्चर्स चाहते हैं। ठीक हो गया? पैराडिम्स हैं, ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं किसी भी रिसर्चर को कि वो, कोई भी रिसर्चर है ना, वो एक सेंस बनाए किसके रिलेटेड? सोशल फिनोमेना के रिलेटेड। क्योंकि उसने अब एक्सप्लेनेशन भी तो देनी है ना, एक रैशनल एक्सप्लेनेशन दे। ये नहीं कि हवाई बातें करनी है, हवाई बातें नहीं रिसर्च में चलती। इन्हें एक रैशनल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि व्हाट हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है? अब ये जो है सारे पैराडिम्स को समझने के बाद रिसर्च जो है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि वो एक बेस्ट अप्रोच को अपनी रिसर्च के लिए चूज़ कर सकते हैं कि वो किस चीज़ के लिए स्टडी करें, ठीक है? ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। ठीक हो गया? तो रिसर्च पैराडिम्स को मज़ीद डीपली समझने से पहले हम लोग जो है इसके 3 टर्म्स जो हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके 3 टर्म्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारे पास आता है ओंटोलॉजी, उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी, उसके बाद मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो हम लोग ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी को ये करते हैं यहाँ पे, डिस्कस करते हैं। ओके? सबसे पहले हमारे पास है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी क्या है कि ये एक्सप्लोर करती है नेचर ऑफ रियलिटी को। नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी पे करना है इसने बेस। आस्किंग क्वेश्चंस लाइक व्हाट एग्जिस्ट्स, क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया? एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की नेचर क्या है, ठीक हो गया? लोगों को किसके लिए हेल्प करता है कि इट हेल्प्स अस टू डिफाइन व्हाट वी वांट टू स्टडी। अब हम लोगों ने स्टडी किस चीज़ के लिए करनी है? जैसे कि मैंने पीछे बताया कि हम लोगों को क्वेश्चन भी तो खुद बनाना है ना, सबसे प्रॉब्लम भी तो खुद ही ढूँढेंगे ना, तो प्रॉब्लम मिल गई उसके बाद उसके लिए क्वेश्चन भी बनाना है। तो इसलिए हम लोगों को ये हेल्प करता है कि हम लोगों ने स्टडी किस बारे में करनी है, हम लोग क्या स्टडी करना चाह रहे हैं। उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी जो है इसका कंसर्न क्या होता है कि विद हाउ वी कैन गेन नॉलेज ऑफ रियलिटी। रियलिटी से अब नॉलेज गेन करना है हम लोगों ने। इसमें हम लोग रियलिटी के नेचर को स्टडी करते थे कि क्या एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्टेंस की जो नेचर है वो क्या है। लेकिन इसमें हम लोगों ने नॉलेज गेन करना है रियलिटी के रिलेटेड। इट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्चर एंड द सोशल वर्ल्ड। सोशल वर्ल्ड में जाएंगे तभी तो हम लोग रियलिटी के नॉलेज को गेन कर सकेंगे। अब एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना है किसने? रिसर्चर्स ने, यानी कि हमने और सोशल वर्ल्ड के साथ, ताकि हम लोग को गाइडेंस मिल सके कि हम लोगों ने नॉलेज किस तरह से एक्वायर करना है भाई। हाउ टू एक्वायर नॉलेज। अब इसको भी हम लोग 2 मेजर रिसर्च पैराडिम्स में डिवाइड करते हैं। एक है पॉजिटिविज्म और दूसरा है पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है? इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिविज्म क्या होता है। पॉजिटिविज्म जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था ऑगस्ट कॉम्टे ने, और ये जो है इन्होंने बोला था कि ये फोकस करती है साइंटिफिक मेथड्स पे। साइंटिफिक मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज। नॉलेज को एक्वायर करना है किसके थ्रू? साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। और ये किसको एम्फसाइज करती है कि इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिविटी पे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी मैंने पीछे बताया था एक्सिस में, जब हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिविटी किस पे बेस करती है? एम्पिरिकल एविडेंस पे, फैक्ट्स पे और डाटा पे हम लोग जो है ये ऑब्जेक्टिविटी बेस करती है, ठीक है? यानी कि इसमें फैक्ट की बात होगी। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन आएगा और
क्वांटिटेटिव अप्रोचेज़ का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे पॉजिटिविज़्म में। क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ़ इसका नाम याद रख लें कि पॉजिटिविज़्म में क्या होता है कि इसमें हम लोगों ने नॉलेज को एक्वायर करना है किसके थ्रू? साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिविटी करनी है, उसके बाद हम लोग ने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और अप्रोच कौन-सी यूज़ करनी है? क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो हम लोगों ने यूज़ करनी है। किसके लिए? ताकि हम लोग यूनिवर्सल लॉज़ और ट्रुथ को अनकवर कर सकें, जान सकें कि असल में सच्चाई क्या है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पोस्ट पॉजिटिविज़्म। पोस्ट पॉजिटिविज़्म क्या है कि ये जो है इंटरप्रेटिविज़्म और कंस्ट्रक्टिविज़्म के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एक्सप्लोर करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ इंटरप्रेट एंड कंडक्ट रियलिटी विद इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। इसमें अब क्या आ गया है? स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात आ गई है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऐसी सोसाइटीज़ जो कि एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में रहती हैं और वो किस तरह से वो कंस्ट्रक्ट करती हैं और इंटरप्रेट करती हैं किसको? रियलिटी को। ठीक है? रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करना है और इंटरप्रेट करना है किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए। यानी कि कॉन्टेक्स्ट यानी कि किसी भी सेटिंग में रहते हुए, एक स्पेसिफिक सेटिंग में रहते हुए। इट कंबाइन्स एम्पिरिकल एविडेंस, इसमें हम लोग एम्पिरिकल एविडेंस को भी कंबाइन करते हैं विद लॉजिकल रीज़निंग। लॉजिकल रीज़निंग भी आएगी और इसमें सब्जेक्टिव यानी कि अपनी राय भी हम लोग दे सकते हैं। सब्जेक्टिव्स भी आएँगे इसमें क्वालिटेटिव अप्रोच का इस्तेमाल होगा और रियलिज़्म का इस्तेमाल होगा। ठीक है? उसके बाद लास्ट की अगर बात करें तो ये जो पैराडिग्म्स हैं, ये क्या हैं कि ये इनकी प्रायोरिटी क्या होती है कि इसमें प्रैक्टिकल इश्यूज़ को जो है वो कंबाइन किया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल इश्यूज़ को और पॉजिटिविज़्म और पोस्ट पॉजिटिविज़्म के जो भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको कंबाइन किया जाता है, ताकि एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला जा सके। अब ये जो पैराडिग्म्स हैं, ये हेल्प करते हैं किसी भी रिसर्चर को कि वो उनके एक राइट माइंडसेट और मेथड को यूज़ करे और जो भी उसके पास जो क्वेश्चन है, उसका आंसर्स को फाइंड आउट करे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है कंपैरिज़न ऑफ रिसर्च पैराडिग्म्स। अभी जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं ना पीछे, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथोडोलॉजी, इन सब के बारे में अब हम लोगों ने कंपैरिज़न इनका करना है कि ओंटोलॉजी क्या है? ओंटोलॉजी को अगर हम लोग पॉजिटिविज़्म में देखें, तो ये जो है ये एक टेंजिबल सोशल रियलिटी होती है कि टू प्रूव बाय 5 सेंसेस। इंसान की जो भी 5 सेंसेस है ना, सोशल रियलिटी को उनमें रहते हुए प्रूव करना है। ओंटोलॉजी की बात करें तो पॉजिटिविज़्म ये है। उसके बाद अगर ओंटोलॉजी की बात करें तो पोस्ट पॉजिटिविज़्म क्या है कि मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बाउंड रियलिटीज़। इसमें मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविज़्म में हम लोगों ने की थी कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, सही है? कि तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं क्योंकि हर इंसान का कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट होगा। तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बाउंड रियलिटीज़, लेकिन रियलिटीज़ की बात करनी है फिर भी, ठीक है? उसके बाद प्रैग्मैटिज़्म। प्रैग्मैटिज़्म में क्या है कि मल्टी डायमेंशनल एंड प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रियलिटी। इसमें डायमेंशंस की बात आ गई है। डिफरेंट डायमेंशंस और प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट पे बेस करेगी रियलिटी। उसपे जो भी फिर रिजल्ट आएगा एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे? रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी में ये पॉजिटिविज़्म क्या है? एपिस्टेमोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी में क्या करते थे हम लोग कि हम लोगों ने नॉलेज गेन करना है। किसके थ्रू? थ्रू साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू और इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशंस भी करेंगे। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर और इन्वेस्टिगेटेड ये जो है आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? इंडिपेंडेंट होते हैं और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें अगर पोस्ट पॉजिटिविज़्म की बात करें तो इसमें सब्जेक्टिव नॉर जो है वो आ जाता है और साथ में रिस्पोंडेंट को क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। प्रैग्मैटिज़्म की बात करें तो नॉलेज इज़ गेन्ड इन ए प्रैक्टिकल वे। किसी प्रैक्टिकल वे में कोई भी प्रैक्टिकल वे में हम लोग जो भी नॉलेज को एक्वायर करेंगे तो उसको हम लोग उसको वो जो आएगा ये एपिस्टेमोलॉजी में आएगा और किसकी टर्म में आएगा? इसकी टर्म में आएगा। उसके बाद मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी जो है मेथोडोलॉजी जो पॉजिटिविज़्म में कौन-सी हम लोगों ने पढ़ी थी? क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में पढ़ा था ना, तो क्वांटिटेटिव जो है वो इस्तेमाल होगी और पोस्ट पॉजिटिविज़्म में क्वालिटेटिव और नेचुरलिस्टिक। उसके बाद अगर प्रैग्मैटिज़्म करना है तो इसमें इसमें जो है वो मिक्स्ड ही होगी, क्वालिटेटिव भी होगी और क्वांटिटेटिव भी होगी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं कि यार क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे पहले यही सबसे बड़ा मसला आता है रिसर्चर्स को कि हम लोगों ने प्रॉब्लम को सबसे पहले ढूँढना है कि प्रॉब्लम क्या है। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने बेसिक रिसर्च को देख लिया, क्या रिसर्च क्या होती है, पैराडाइम्स को भी देख लिया कि वो क्या होती है। उसके बाद हम लोग रिसर्च स्टडी की तरफ चलते हैं। ये कहाँ से बिगिन होती है कि हम लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है किसी भी प्रॉब्लम को और अनसेटल्ड सिचुएशन इन सोसाइटी। कोई भी अनसेटल्ड सिचुएशन है ना सोसाइटी में, उसको सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम लोगों को जो है वो पड़ती है कि हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी तलाश करना है, सिर्फ प्रॉब्लम भी तो नहीं ना बैठे रहना कि प्रॉब्लम है तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी तो देखना है ना कि सॉल्यूशन क्या है। इसके लिए हम लोगों को 2 इनिशियल स्टेप्स की तरफ जाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप ये होता है ना कि आइडेंटिफाई करना है कि रिसर्च प्रॉब्लम है, को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद एक स्टेटमेंट बनानी है प्रॉब्लम की, वही वाली बात आ गई, क्वेश्चन खुद से तैयार करना है हम लोगों ने। फॉर्मुलेटिंग अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम जो है ये रेफर करता है किसी भी डिफिकल्टी को, यानी कि कोई भी एक चैलेंज है या कोई डिफिकल्टी है हमारे पास दैट इज रिसर्चर्स वांट टू एड्रेस टू फाइंड एंड फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर। यानी कि एक वही ना कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है कि एक प्रॉब्लम है जिसको एक डिफिकल्टी आई है, एक चैलेंज आ रहा है किसी भी रिसर्चर को और वो चाहता है कि वो इसका सॉल्यूशन को तलाश करे, तो उसी को हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम बोलेंगे। अब ये जो व्हेन सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम चूज वन दैट, सबसे पहला क्या है कि सबसे सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि ये ओवरडन तो नहीं है या फिर ये कंट्रोवर्शियल कोई सीन तो नहीं है इसमें,
कि ऐसी बातें जिसका कि सॉल्यूशन ही निकल सकता, बस अपने तुक्के लगाई जाओ और सॉल्यूशन ही निकल सकता, बहस पे बहस होती है बस, ठीक है। दूसरा क्या है कि हैज़ मेजरेबल एंड अचीवमेंट ऑब्जेक्ट्स, कि क्या इसको हम लोग, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेजरेबल होना चाहिए, कोई भी रिसर्च वर्क जो है वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल भी है या नहीं है, हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। उसके बाद जो थर्ड वाला है वो है फेसिबल एंड अफोर्डेबल, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए आपकी रिसर्च। अब ये जो है इन सब के प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने देख लिया कि कैसे-कैसे करना है। अब इन सब को स्टेप्स को ना हम लोग क्लियर करते हैं कि इन सब चीज़ों में क्या है। सबसे पहले क्या करना है कि स्टेट द प्रॉब्लम जनरली। सबसे पहले प्रॉब्लम को स्टेट करना है। उसके बाद अंडरस्टैंड करनी है इसके नेचर को, कि इसकी नेचर क्या है। रिव्यू अवेलेबल लिटरेचर्स, जो भी आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है उसका रिव्यू करें कि इसमें क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। उसके बाद डिस्कस एंड डेवलप आइडियाज़, डिस्कस करें आपस में, अपने दूसरे रिसर्च जो भी रिसर्च मेट्स हैं उनके साथ आपने डिस्कस करना है और साथ में अपने अपने आइडियाज़ को भी शेयर करना है, डेवलप करना है अपने आइडियाज़ को। थिंकिंग एबिलिटी यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। गुन्ने-मीसने बन के नहीं बैठे रहना। अच्छा, उसके बाद रीफ्रेज़ द प्रॉब्लम इंटू द वर्किंग प्रोपोज़िशन। अब उसको प्रॉब्लम को रीफ़ेज़ करना है, उसको प्रॉपर एक क्वेश्चन बनाना है, प्रॉपर एक क्वेश्चन बनाना है, रीफ़ेज़ करना है प्रॉब्लम को और उसके ऊपर फिर वर्किंग स्टार्ट करनी है। ये जो प्रोसेस है ये हम लोगों को हेल्प करेगा शेप करने में कि रिसर्च प्रॉब्लम असल में है क्या, और हम लोगों को अपनी एक क्लियर स्टेटमेंट मिल जाएगी। क्लियर स्टेटमेंट मिल जाएगी। क्वेश्चन अभी भी नहीं मिला, सिर्फ़ स्टेटमेंट मिली है। एक क्लियर स्टेटमेंट आ जाएगी। इसमें जो है दैट इंक्लूड्स ऑल रेलेवेंट वेरिएबल्स, जिसमें कि हम लोगों को टेक्निकल टर्म्स और असम्पशंस वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। ये जो है ये वेरिएबल्स हैं। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट कैन बी अ फ्यू सेंटेंस और शॉर्ट पैराग्राफ, क्योंकि स्टेटमेंट जो भी हमारे पास होती है कि हम लोगों ने किसके बारे में रिसर्च करनी है वो हम लोग एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि अच्छा अच्छे से समझ आ जाए कि भाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दी हुई है, द फेलियर टू टेक ऑल 3 डोजेज ऑफ द कोरोना वैक्सीन इज प्रूविंग फैटल स्पेशली इन द रावलपिंडी पाकिस्तान। ये एक पैराग्राफ है, ये एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है सारी की सारी। अब ये बात लाजमी याद रखें कि एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वही हम लोगों को एक सक्सेसफुल रिसर्च स्टडी की तरफ लेके जाएगी। पहली स्टेज होती है कि हमारे पास एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट होनी चाहिए किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंस देख लेते हैं कि बिटवीन रिसर्चेबल एंड नॉन रिसर्चेबल क्वेश्चंस। अब ये भी बड़ा बहुत बड़ा इशू है कि हम लोगों को अच्छा ठीक है क्वेश्चन मिल गया है। क्वेश्चन मिलने के बाद हम लोगों ने अब ये देखना है कि अब ये रिसर्चेबल है भी या नहीं है रिसर्चेबल। रिसर्चेबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो रिसर्चेबल होते हैं और कौन से नॉन रिसर्चेबल्स होते हैं। वो सबसे पहले क्या है कि एक रिसर्चेबल क्वेश्चंस जो है वो क्या होते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते होते हैं। इन्वेस्टिगेशन कर सकते होते हैं और हम लोग आंसर्स भी ढूँढते हैं। किसके थ्रू? साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स के थ्रू। साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स हम लोगों ने यूज़ करने हैं और हम लोग ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है? जबकि जो नॉन रिसर्चेबल क्वेश्चंस होते हैं, इनको तो हम लोग रिसर्च के थ्रू एड्रेस ही नहीं कर सकते, ठीक है? जो नॉन रिसर्चेबल क्वेश्चंस होते हैं ना, ये रिसर्च के थ्रू जो है वो एड्रेस ही नहीं हो सकते। मज़ीद अगर अब जो है एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ कि इसकी क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है कि ये है वेयर इज़ माय लैपटॉप? वेयर इज़ माय लैपटॉप? ये एक नॉन रिसर्चेबल जो है वो क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों को देखिए ना कि पता चल रहा है कि इट्स अ नोन फैक्ट। फैक्ट है, हाँ, ऑलरेडी पता है। इसमें हम लोगों को कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि वेयर इज़ माय लैपटॉप। वो अगर आके अपनी माँ से पूछ रहा है, अपनी बहन से पूछ रहा है कि वेयर इज़ माय लैपटॉप, तो ऑफ कोर्स वो उसको बता देंगे कि बेड पे पड़ा हुआ है, अंदर तुम्हारे रूम में टेबल पे पड़ा हुआ है, कहीं पे पड़ा हुआ है। उसकी रिसर्च कंडक्ट करने की तो ज़रूरत नहीं है ना। तो ये नॉन रिसर्चेबल क्वेश्चन है। उसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन है कि डज़ द प्रोविजन ऑफ मोटिवेशन टू इंक्रीज़ लैंग्वेज लर्निंग प्रोफिशिएंसी, ठीक है? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये रिसर्चेबल भी हो सकता है और नॉन रिसर्चेबल भी हो सकता है। क्यों? अब ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करेगा ये। अब नॉन रिसर्चेबल भी हो सकता है और रिसर्चेबल भी हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। अब अगर ये वाला क्वेश्चन जो है वो किसी ने पूछा है, तो हो सकता है उनको रिसर्च कंडक्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वहाँ पर कोई ऐसा सियाना बंदा बैठा हो कि जो ऑलरेडी इसके बारे में जानता हो और वो उनका उनका आंसर दे दे कि ये आंसर है कि इसमें फ़ायदा होगा, नहीं होगा। क्या इस चीज़ में हम लोगों को मोटिवेशन जो है मिल सकती है अगर हम इस किस्म का कोई भी काम करेंगे तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है कोई सियाना बंदा उनमें बैठा हो जो ऑलरेडी इसके बारे में जानता हो, तो वो ऑलरेडी उनको बता दे। तो रिसर्च कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद जो तीसरा वाला है हमारे पास, वो क्या है कि कैन 3 डोजेज़ ऑफ वैक्सीन बी हेल्पफुल इन क्यूरिंग पाकिस्तान कोविड-19 पेशेंट्स? ये रिसर्चेबल क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोगों को सर्वे रिक्वायर होगा, ठीक है? ताकि हम लोग अपनी रिसर्च के लिए आंसर्स को देख सकें। अब क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इन्होंने देखा ना प्रॉब्लम देख ली। प्रॉब्लम का पता चल गया कि क्या 3 डोजेज़ लगने से क्या कोई भी कोरोना पेशेंट जो है पाकिस्तान का, क्या उसका इलाज हो सकता है? इलाज मुमकिन है? ठीक हो जाएगा बिल्कुल 3 डोजेज़ के बाद। तो अब ये क्वेश्चन आ गया हम लोगों के पास। अब इस पे क्या होगा? इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे कुछ पेशेंट्स पे। क्या हम लोग लगा के देख लेते हैं, ठीक है? अगर ये हमारे ज़हन में अगर आया है कि सॉल्यूशन हो सकता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट वो लोग करेंगे। एक्सपेरिमेंट करेंगे और अगर समटाइम्स नहीं भी कुछ पेशेंट्स जो हैं वो उनकी डेथ हो जाएगी और कुछ को वो चीज़ सूट कर जाएगी, ठीक है? अगर तो वो ज़्यादा लोगों को सूट कर जाती है, तो ये लोग बोलेंगे कि हाँ, परसेंटेज जो है वो जिसकी ज़्यादा होगी, अगर मरने वालों की तादाद ज़्यादा होगी ना, तो उसको बोलेंगे कि ठीक है, ये नहीं नहीं हम लोग नहीं कर सकते। और अगर जो है वो जो जिनका इलाज हो गया है, जो बिल्कुल शिफा-याब हो चुके हैं, अगर वो लोग जो हैं उस उनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, तो जो क्या होगा कि उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है वो क्या हुआ, ठीक है? इसके लिए फिर उसके बाद क्या होगा, सर्वेज़ होंगे कि हाँ, हम लोगों ने ये किया, तो हम लोगों को इसके लिए ये रिज़ल्ट जो है वो मिला है। 3 डोज़ेज़ हम लोगों ने अपने पेशेंट्स को लगाई हैं, हम लोगों को ये रिज़ल्ट मिला है। तो क्या होगा कि हमारी रिसर्च में हम लोगों को आंसर्स मिल जाएगा कि ये जो हेल्पफुल रही है या फिर नहीं रही है।
अब रिसर्चेबल जो क्वेश्चंस हैं, उनके लिए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मुलेट अराउंड क्लियर वेरिएबल्स होनी चाहिए। जैसे कि पीछे जो है हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है कि हमारे पास एक वेरिएबल थी हमारे पास कि 3 डोसेज़ जो है वो लगाने से पाकिस्तानी पेशेंट जो है वो क्योर हो सकता है, उसका इलाज हो सकता है। उसके बाद स्टेटेड क्लियरली इन एन इंटेरोगेटिव फॉर्म, नॉट अ स्टेटमेंट। जो हम लोगों ने पीछे वाली स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा, वहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन नहीं था, हमारे पास एक स्टेटमेंट थी। तो स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हाँ, क्या ये ऐसा हो सकता है? ठीक है? एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होना चाहिए, इंटेरोगेटिव फॉर्म होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद कंसिडर एथिकल कंसिडरेशन, ठीक है? ऐसा आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि आप लोग पॉपुलेशन को ऑफेंस ना करो, ठीक है? उसके बाद टेस्टेबल एंड क्लियरली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स थ्रू द सॉल्व। टेस्टेबल होना चाहिए वो, क्लियरली आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि हाँ, प्रॉब्लम ये है तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, टेस्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक इन स्कोप, इतना ब्रॉड में ज़रूरी नहीं इतना ब्रॉड हो, लेकिन ये है कि उसका कोई ना कोई स्कोप होना चाहिए। उसके अलावा पिन पॉइंट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी, पिन पॉइंट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। अब पॉपुलेशन जो है, अब हम लोगों ने क्या, ये कोविड जो भी है, पाकिस्तानी कोविड पेशेंट्स जो हैं, उनमें क्या मिला हम लोगों को कि ये एक पॉपुलेशन स्टडी है ना हमारे लिए तो। पॉपुलेशन स्टडी, पॉपुलेशन से जाके तो क्वेश्चन पूछने हैं कि हाँ, पॉपुलेशन के ज़रिए हम लोग एक्सपेरिमेंट्स में पॉपुलेशन को यूज़ करेंगे। उसके बाद तो हम लोगों को रिसर्च का पता चलेगा कि कितने % कामयाब हुआ है और एट द एंड हम लोगों को कंक्लूजन मिलेगा। सेवन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रिटन कंसाइज़ली एंड प्रिसाइज़ली, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। आपके क्वेश्चन में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्लियर बात करोगे, क्लियर होनी चाहिए आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अलाइन विद द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च टूल्स। इस वाले पॉइंट का क्या मतलब है कि आपके पास स्टेटमेंट है ना किसी भी प्रॉब्लम की, आपको उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि आप लोगों ने रिसर्च डिजाइन कौन सा यूज करना है, आपने इसमें कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है। प्रॉपर एक माइंडसेट आपने बनाना है अपना पहले कि हाँ, मैंने ये रिसर्च करनी है, ये मेरी स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने कौन सा डिजाइन यूज करना है, कौन सा वाला मेथड यूज होगा, कौन सा वाला टूल मैं इस्तेमाल करूंगा। तो ये सारी चीजें आएंगी रिसर्च में। ठीक हो गया। अब ये जो थी वो सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद हम लोगों का जो लास्ट वाला टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। अब एम क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी में? दो टर्म्स आती हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में और इन दोनों का डिफरेंट मतलब है। एम और दूसरा ऑब्जेक्टिव। एम जो है, एम क्या है? एम है हमारे पास कि एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है? जो कि हम लोगों को ओवरऑल हमारा पर्पस बताएंगे कि हमारा पर्पस क्या है। इंटेंट ऑफ द रिसर्च स्टडी। एम क्या होता है भला पता है? ईजी वर्डिंग में समझाती हूँ कि एम होता है कि मैंने क्या करना है, क्या करना है, व्हाट। ये आएगा यहाँ पे, व्हाट का वर्ड आएगा कि मैंने क्या करना है, ये आता है एम में। ठीक है? अब ये जो है ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है एक डायरेक्शन, जो कि हम लोगों को किसमें हेल्प करता है कि हम लोग फोकस कर सकें अपनी इन्वेस्टिगेशन में। यानी कि हम लोगों को एक डायरेक्शन ही प्रोवाइड करेगा ना कि अगर हम लोगों ने ये पता चल गया कि हमने क्या करना है, तो हमें हमारे हमारे पास एक डायरेक्शन होगी कि मैंने ये करना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या एम है कि ना मैंने ना ये पहाड़ जो है वो सर करना है। ठीक है? आपके सामने ना एक पहाड़ है और आपने कहा कि मैंने इसकी पीक पे जाना है, बिल्कुल मैंने इसकी चोटी पे जाना है, बिल्कुल उसको सर करना है मैंने। ये क्या है? ये आपका एम है कि मैंने ये करना है। ठीक है? आपको पता चल गया आपका एम क्या है। ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है ये क्लियर और स्पेसिफिक मेजरेबल स्टेटमेंट होती है। पहले तो आपने ये बोल दिया ना कि हाँ, मैंने ये करना है, ठीक है? अब ये किसी भी रिसर्चर्स के लिए कि वो क्या अचीव करना चाह रहा है और कैसे करेगा, इसमें हाउ का वर्ड इस्तेमाल होगा। इसको मैं कैसे करूँगा? मैंने एम तो अपना सेट कर लिया कि हाँ, मैंने पहाड़ की चोटी सर करनी है। अब मैंने इसको करना कैसे है? ये आएगा ऑब्जेक्टिव में। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को यूज़ करेंगे कि क्या-क्या चीज़ों को मैंने इस्तेमाल करना है इसमें कि मैं ये जो पहाड़ की चोटी है वहाँ तक पहुँच जाऊँ, ठीक है? इन समरी अगर हम बात करें एम और ऑब्जेक्टिव की, तो एम जो है वो एक जनरल पर्पस होता है। यहाँ पर हमारी इंटेंशन होती है कि हाँ, मैंने ये करना है, ठीक हो गया। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, उसके पास हमारे पास एक स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल होगा। मैंने ये करना है तो मैंने कैसे करना है, ठीक है? मेजरेबल गोल होगा, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ये था आज का लेक्चर। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मुझे पता है, लेकिन थकना नहीं है क्योंकि यही वाला पहला चैप्टर जो था बेसिक कॉन्सेप्ट्स का था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जब तक नहीं होंगे रिसर्च नहीं होगी, ठीक है? सो बोर नहीं होना बिल्कुल भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। एक दफ़ा नहीं समझ आती तो भाई 2 दफ़ा सुन लें, लेकिन इसको आपने लाज़मी समझना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। रट्टा नहीं मारें, लेकिन सिर्फ़ इसके कॉन्सेप्ट्स को समझें, ठीक है? और जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं ना, उनको आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। जो चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेते हैं ना, फिर वो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाती है। आप बाद में हफ्ते बाद भी उसको निकाल के देखेंगे ना, तो आपको पता होगा हाँ, मैंने ये लिखी थी और इसका क्या मतलब था। सारा का सारा लेक्चर आप लोगों के ज़हन में आ जाएगा कि हाँ, मैंने ये पढ़ा था, ठीक है? और अगर इन स्लाइड्स का लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप ना जब स्लाइड्स पे वो लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो स्लाइड्स ऑटोमैटिकली ओपन हो जाएँगी, ठीक है? तो अगर कोई क्यूरी हो फिर भी, कोई भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दें। आई नीड सब्सक्राइबर्स। आप लोगों के एक सब्सक्राइबर से कुछ नहीं जाता, जान नहीं जाएगी आप लोगों की, आई स्वेयर, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें। और अगर पॉसिबल हो तो फ्रेंड्स के साथ भी लाज़मी शेयर करें ताकि उनको भी रिसर्च में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आइडिया हो कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक हैं किसी भी रिसर्च के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।